Constitution is an offence under Article 10, Article 6 of the Constitution. पहली लाइन ही आप उसकी अगर पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है कि one who abrogates or subverts the Constitution of Pakistan commits an act of high treason. और दूसरी बात आपको बताऊं, सबसे अहम चीज़ जो और पाकिस्तान के आइन का प्रियम्बल को देख लीजिए. प्रियम्बल कहता है कि the sovereignty lies with Allah to be exercised by the people of Pakistan through its chosen representatives. अब आप एक साल से ऊपर का वक्त गुजर गया, वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव तो आपको कहीं नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये नॉमिनेटेड लोग जो केयर टेकर सेटअप के नाम पे जिनको लाया गया है, उनका तमाम का मैंडेट ख़त्म हो चुका है. और किसी एक ने भी वो रिक्वायरमेंट जो हैं, जो सेक्शन 230 इलेक्शंस लॉ 2017 का सेक्शन 230, उसमें बड़े वाज़ेह अल्फाज में जितना भी केयर टेकर सेटअप हो, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट का है या वो प्रोविंसेस का है, उसमें बड़ा साफ अल्फाज में वो दे दिया गया है कि उनकी क्या क्या उनका मैंडेट है, जिसमें डे टू डे बिजनेस के अलावा दे हैव टू फैसिलिटेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉर फेयर ट्रांसपेरेंट एंड फ्री इलेक्शंस. यहाँ पे इलेक्शन के ऊपर, ट्रांसपेरेंट एंड फ्री इलेक्शन के ऊपर कोई काम नहीं हुआ. हाँ, लेकिन काम क्या हुआ है, आपने देखा कि 9 मई को क्या वाक़या हुआ. 9 मई को वाक़या में एक ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान के तहत जो है एक प्लान किया गया, और आईजी पुलिस, उनसे पूछा जाए कि तुम पूरे पंजाब में पुलिस कहाँ थी, खामोश हैं वो, क्योंकि ये मैंडेट केयर टेकर सेटअप ने कायम किया था. क्यों कार्रवाई नहीं हुई उसके खिलाफ, हम ये पूछते हैं. क्यों जुडिशल इंक्वायरी नहीं हुई, हम बार बार कह रहे हैं कि आप क्लियर तो करें. लेकिन ये सारी बातें जो हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होती गई हैं और होती चली जा रही हैं. और यही एक अंदाज़ है जिसके अंदर ये है, यानी आप यूँ सोच लीजिए कि पाकिस्तान का आइन, उसके पेश नज़र तमाम अदारे, तमाम अफराद कितने हाई पोजीशन में हों या कितने कम पोजीशन में हों, अदारे कितने बड़े हों या अदारे कितने छोटे हों, वो चाहे जुडिशरी का भी अदारा हो या आर्म फोर्सेस का अदारा हो, कोई भी हो, ये तमाम के तमाम दे आर सबसर्विएंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ओथ लिया हुआ है सब ने, और ओथ का एक सेंटेंस कॉमन है सब के अंदर, चाहे वो ओथ जो है वो प्राइम मिनिस्टर का हो, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का हो, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का हो, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स का हो, या किसी जज का हो, सुपीरियर कोर्ट के किसी जज का ओथ हो, या आर्म फोर्सेस का ओथ हो. सब में एक बात कॉमन है कि आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. ये ओथ लेके जब आप पाकिस्तान के आइन को डिफेंड नहीं करेंगे, प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आइन को प्रोटेक्ट करने का और डिफेंड करने का एक ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है आइन के अंदर, और वो है फंडामेंटल राइट्स को प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना और प्रोवाइड करना टू द कॉमन मैन. क्योंकि आइन एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है. मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक सेंटेंस में बताऊँगा. ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट, आप जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2 पार्टीज़ के दरमियान होता है. यहाँ पे 2 पार्टीज़ कौन है? पीपल ऑफ पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान. आर्टिकल 5, पीपल ऑफ पाकिस्तान ने अपने सारे राइट स्टेट को सरेंडर कर दिए, और उसके रिटर्न में स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने फंडामेंटल राइट्स गारंटी किए कि प्रोवाइड किए जाएंगे. आइन को इस तरीके से इस टेक्निकल तरीके से तोड़ दिया गया है कि लोगों ने, अवाम पाकिस्तान ने अपने राइट्स सरेंडर कर दिए, लेकिन स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड नहीं किए. और आपने देखा कि हर तरह से वायलेशन है. चादर चार दीवारी की वायलेशन है, उसके ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, जिस तरीके से तज़लील इंसानियत की हो रही है, आर्टिकल 14 का वायलेशन है, जिस तरीके से PTIs को महरूम किया गया है उसके इलेक्शन सिंबल से, ये आर्टिकल 17 की वायलेशन है. इसके ऊपर लार्जर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी मौजूद है. लेकिन हर चीज़ को जिस अंदाज में पेश किया जा रहा है और जिस अंदाज में हमारे सामने लाया जा रहा है, और अबव ऑल में आप इंसान को 2 आस्पेक्ट हैं, एक कानूनी आस्पेक्ट है, एक अखलाकी आस्पेक्ट है. ये साइड बाई साइड चलते हैं.
सोसाइटी की फ्लरिशमेंट के लिए सोसाइटी चल नहीं सकती, पनप नहीं सकती। आपने देखा कि वो इद्दत का जो केस बनाया गया, यानी सोचा भी नहीं जा सकता कि इंसान इखलाकी गिरावट को इस हद तक नीचे चला जाएगा। इट हैज टच द लोएस्ट एब उस केस को प्रेजेंट करके। यानी केस क्या है प्रिसाइजली कि इद्दत के दौरान निकाह कर लिया गया। और कंप्लेनेंट कौन है? कंप्लेनेंट है वो शख्स जो उसका एक्स हस्बैंड था, जो निकाह में भी शरीक था, जो निकाह के बाद भी उनके साथ इस बात को मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में देता रहा, और उसके बाद उसको गिरफ़्तार किया गया एंटी करप्शन में एक केस के ऊपर डिपार्टमेंट में। और एंटी करप्शन से जब उसको बेल पे इस बुनियाद पे बाहर निकाला गया, इस अंडरटेकिंग के ऊपर कि जाके केस दायर करो, वो जेल से निकल के आता है और 6 साल से ज़्यादा कर्सा गुजर गया उस बात को, और कह रहा है कि ये इद्दत के पीरियड के दौरान निकाह हुआ है। आप ये इससे बड़ी बात जो है मजाक, शरिया लॉ का मजाक नहीं हो सकता। और दूसरी बात आप सोच लीजिएगा, कोई कानून नहीं है इस वक्त पाकिस्तान के पीपीसी में, पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर और किसी और स्पेशल लॉ के अंदर कोई कानून नहीं है कि इद्दत के पीरियड के दरमियान अगर कोई निकाह हो जाए तो उसको सज़ा दी जाए। इसके ऊपर एक रीसेंट लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट आई है, मैं सिर्फ वो बताना चाहता हूँ आपको। जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब की जजमेंट, उसमें उन्होंने होल्ड किया कि ये इरेगुलरिटी है, ये वॉइड निकाह को वॉइड नहीं करता, और वो पीरियड का ख़त्म होने के बाद इप्सो फैक्टो खुद ब खुद ये रेगुलर हो जाता है। यहाँ 6 साल गुजर गए हैं। 6 साल गुजरने के बाद किस बुनियाद पे आप उसको 7 साल तनख्वाह ये सज़ा भी दे रहे हैं और आप 5-5 लाख रुपए जुर्माना कर रहे हैं? मैं तो ये कहूँगा और बड़बला कहूँगा आप यहाँ पर कि अगर आर्टिकल 184 कॉन्स्टिट्यूशन में और किस मकसद के लिए है, अगर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इतने बड़ी इलीगैलिटी या अनकॉन्स्टिट्यूशन एक्ट का नोटिस नहीं लेते उस जज के खिलाफ और तमाम प्रोसिक्यूशन के खिलाफ, इंतहाई ये ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है। वरना ऐसा महसूस होता है कि कानून को और आइन को उठा के साइड पे कर देना और डेस्पोटिज्म का राज होना, ये इसमें तमाम के तमाम ऐसा लगता है कि शामिल हैं अगर ये काम नहीं किया जाता तो। और दूसरी एक बड़ी अहम बात मैं यही करना चाहता हूँ कि देखिए, हम समझते हैं कि पाकिस्तान की सालमियत जो है वो आइन की बहाली, आइन की बालादस्ती के अंदर और कानून की हुक्मरानी में है। आपने हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो कौमें, मुल्क तबाह हो गए हैं जहाँ पे कानून की बालादस्ती के निज़ाम को डेस्पोटिज्म से बदला गया। और मैं यहाँ पे पाकिस्तानी कौम को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ आपकी वसादत से कि खुदा के लिए आप तंजीम का मुजाहरा करते हुए, डिसिप्लिन का मुजाहरा करते हुए, पाकिस्तान के आइन और कानून के ज़ाब्तों में रहते हुए अपने घरों से निकले नौजवानों से ख़ास तौर पर मैं मुखातिब हूँ, निकलें और अपने वोट का इस्तेमाल करें। जिस वोट की इज़्ज़त की बात की जाती है, ये वो वक्त है कि कानून की बालादस्ती का निज़ाम लाना है तो अपने वोट को इस्तेमाल करें, क्योंकि बानी पीटीआई ने इस कानून की बालादस्ती के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और उन्हीं के लिए आज पाबंद सलासल है। आपका वोट का सही इस्तेमाल आज आपके इसी बानी को आज़ाद माहौल में ला सकता है। ये काम आपने करना है और नौजवानों से मैं ख़ास तौर पर मुखातिब हूँ, और ये पैगाम जो है वो पीटीआई के चेयरमैन का पैगाम है। मैं आज उनका ये पैगाम भी यहाँ पे बताना चाहता हूँ और एक शेर में ही उसका मैं जवाब दे दूँगा ताकि ये बात मैं ख़त्म कर दूँ। और वो ये है कि अपने नौजवानों को, पाकिस्तान के नौजवानों को, कि अपने हाथों में लिए शमाए यकीन आओगे, अब पैगंबर नहीं आएंगे, तुम ही आओगे। बहुत मेहरबानी। थैंक यू सर। जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सर, ब्रीफ जल्दी जितना हो। थैंक यू।
क्योंकि दो केसेस में फ़ैसला आ चुका है, एक तोशा खाना का और दूसरा साइफर केस का, इसी के ऊपर मैं अपने जो मारूज़ात पेश करता हूँ। सबसे पहले तोशा खाना केस को लेते हैं। तोशा खाना केस में 14 साल सज़ा हुई है बुशरा बीबी साहिबा को और इमरान खान साहब को। ब्रिगेडियर मुसद्दक अब्बासी साहब। तोशा खाना के जो कैबिनेट डिवीजन के कानून हैं उसके तहत आप तोशा खाना से गाड़ियाँ और नवादात जो हैं जिसे आप इंटीक्स कहते हैं वो नहीं लेके जा सकते। पहला कानून ये है। और इसमें 20% जो है, पहले हमारी हुकूमत से पहले, PTI से पहले 20% आप किसी गिफ्ट की कीमत अदा करके आप उसको ले जा सकते थे। 18 दिसंबर 2018 को इस 20% को बढ़ाकर 50% कर दिया गया ताकि ख़जाने में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ सके। ये वो दो मोटी बातें हैं जिसको आपने जहन में रखना है। अभी जब इमरान खान साहब बाहर जितने मुल्की दौरों पे गए तो ये बात याद रखने वाली है कि वहाँ पे तोहफे जो हैं वो वहाँ पे एक प्रोटोकॉल ऑफिसर डिटेल होता है एम्बेसी की तरफ से, जो वहाँ की मुल्क की एम्बेसी हमारी होती है। वो प्रोटोकॉल अफसर जो है वो कंडक्ट करवाता है और MS टू प्राइम मिनिस्टर जो है वो तमाम चीज़ों को डील करता है, वही हैंडल करता है। और वहाँ पे जब भी कोई तोहफे दिए जाते हैं तो वो उस प्रोटोकॉल ऑफिसर एक लिस्ट बनाता है और वो लिस्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को जाती है, कैबिनेट डिवीजन को जाती है और MS को उसकी कापी दे दी जाती है और MS उन तोहफों को लेके वापस मुल्क के अंदर आते हैं। मिलिट्री सेक्रेटरी जो है क्योंकि इज़ अ प्रोटोकॉल ऑफिसर। इसमें ये नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर अपने बक्से में डाल के लेके आ गया या मिसेस प्राइम मिनिस्टर उसको उठा के लेके आ गई। ये गलत है, ऐसा नहीं होता। वो आके जो है उसको कैबिनेट डिवीजन में जमा करवाते हैं। कैबिनेट डिवीजन का तरीका क्या है कि वहाँ पे अप्रेजर्स होते हैं जो उसकी अप्रेसमेंट करते हैं। 2 अप्रेजर कम से कम अप्रेसमेंट करते हैं। उनका फ़र्क अगर 25% से ज़्यादा हो तो तीसरा अप्रेजर अप्रेजमेंट करता है। इसमें FBR के अप्रेजर भी होते हैं और बाहर से भी लिए जाते हैं। 75 साल तारीख के अंदर कभी इस तखमीने को कैबिनेट डिवीजन को चैलेंज नहीं किया गया। ये पहली दफ़ा कहा गया कि जो तोहफे वहाँ से आए उनकी कीमत कम लगाई गई। और कीमत लगाने वाला कौन था जिससे लगवाई गई? एक मैट्रिकुलेट सिविलियन बाहर से लाया गया, उसने कीमत लगाई और जब उस पर जीरा की गई तो उसके हाथ पाँव फूल गए और जीरा को वहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। तो पहली बात ये है, ये जो असेसमेंट है जो हुई कैबिनेट डिवीजन के अंदर उसका 50% पैसा पे किया गया और ताइफ जो है एन कानून के मुताबिक जो है वो लिए गए। दूसरी बात यह है कि ये कहा गया कि ताइफ जो है बग़ैर डिक्लेयर किए कैबिनेट डिवीजन के वो घर ले गए। ये बात भी गलत है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आप मेरे MS को एज अ विटनेस लेके आ जाएं, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर चीज़ों को नोट नहीं करता, कौन सा गिफ्ट आया कौन सा गया, ये तो MS का काम होता है। लेकिन इमरान खान साहब को किसी गवाह को पेश करने का इसमें मौका नहीं दिया गया। तीसरी बात ये है, 2 बातें तो ये हो गई, मुख्तसर बात करूँगा। तीसरी बात ये है कि जनाब ये क्योंकि एक तरह से स्टेट गिफ्ट थे, इनको बेच दिया गया, इनको बेच नहीं सकते थे। मुझे आप ये बताएं कि 75 इयर्स के अंदर बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स को ये तोहफे मिले और उनमें से बहुत सारे फौत हो गए। क्या उनके वो तोहफे वापस स्टेट को आए या उनकी औलादों को चले गए? वो उनकी औलादों को चले गए क्योंकि ये ज़ाती मलकियत होते हैं। अगर वो स्टेट होते, स्टेट गिफ्ट्स होते तो वो वापस आते। तो ये तीसरा इल्ज़ाम भी गलत है कि जनाब ये स्टेट गिफ्ट था, इसको बेचना नहीं चाहिए था। पहला इल्ज़ाम कि इसकी एस्टिमेशन गलत है, अभी सही लगाई गई जो कि लाखों में थी या करोड़ों में थी, उसको अरबों में लगवा दिया गया। और तीसरा बगैर डिक्लेयर करके ले जाया गया। ये तीनों बेसिक इल्ज़ाम गलत है। असल केस जो है वो तोशा खाना का वो 3 गाड़ियों का है। एक गाड़ी जो नवाज शरीफ आई थी, मर्सिडीज़ गाड़ी जो सऊदी अरब से आई थी, बुलेट प्रूफ थी, करोड़ों रुपए की, और कैबिनेट का लॉ कहता है कि अब गाड़ी लेके नहीं जा सकते। वो लेके चले गए। 2 गाड़ियाँ जरदारी लेके चला गया, एक जो आई थी लीबिया से और एक जो आई थी UAE से, वो भी करोड़ों रुपए की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ थी जो लेके चले गए। असल केस वो है जो आज भी नैब में अंडर ट्रायल है, जिसमें तकरीबन अमेंडमेंट की वजह से वो रुका पड़ा है। जब ये ट्रायल होंगे तो ये इनकी कन्विक्शन पक्की लाजमी है। तो ये तोशा खाना का बेसिक केस है। और आखिरी बात जो है इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे ये समझ नहीं लग रही, मेरे 13 साल नैब के अंदर गुजरे हैं, कि नैब की सेक्शन 9A के तहत मिसयूज ऑफ अथॉरिटी या जब आप कोई चीज़ लेते हैं, अनड्यू बेनिफिट लेते हैं, तो वो अनड्यू बेनिफिट में लॉस टू द स्टेट डिटरमिन करना होता है।
मुझे ये बता दें कि लॉस टू द स्टेट कैसे हो गया। किसी ने गिफ्ट दिया, वो गिफ्ट लिया गया, वो कैबिनेट में आया, उसकी कीमत अदा हुई, पब्लिक का पैसा कहाँ से भी इसमें आ गया कि लॉस टू द स्टेट तो ना हुआ ना। तो लिहाजा ये जो इल्ज़ाम है ये भी गलत है। और जितने भी तोहफे आए उसकी कीमत किसने अदा की? क्या बुशरा बेगम ने की या इमरान खान साहब ने की? इमरान खान साहब ने अगर उसकी कीमत अदा की और वो उन्होंने अपनी बेगम को दिए, तो बुशरा बेगम इसमें मुजरम कैसे बनती हैं और उनको सज़ा कैसे दी गई? ये मोटी मोटी बातें हैं। मैं इस केस के बाकी डिटेल में नहीं जाऊँगा टाइम की कमी की वजह से। दूसरा केस है, इसमें आप सवाल जवाब के अंदर पूछ सकते हैं। दूसरा केस है साइफर केस। ये 77 पेजेस का तकरीबन डिसीजन है और इसमें 25 गवाह पेश किए गए। और ये जो 25 गवाह हैं इसमें हमारी तरफ से एक गवाह भी पेश नहीं हुआ और इन गवाहों के ऊपर जीरा भी करने नहीं दी गई। मैं चंद एक गवाहों का जो है वो यहाँ पे अहाता करता हूँ डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि साइफर केस के अंदर कितनी जान है। पहले इसकी टेक्निकलिटी को देख लें। ये जो अमेंडमेंट की गई, ये 1923 का कानून है अंग्रेज़ों का बना हुआ हाकिमों का महकूमों के लिए। इसको अगस्त 2023 में आके अमेंड किया जाता है। अगस्त 2023 में क्यों अमेंड किया जाता है? एक मटेरियल उठाया जाता है और उस पर केस बनाने की कोशिश की जाती है 1923 के मुताबिक। पता चलता है कि 1923 के मुताबिक तो केस नहीं बन सकता, तो क्या किया जाए? चलो इसको अमेंड कर दिया जाए। तो लॉ को अमेंड कर दिया गया। पहली दफ़ा कानून के नाक को मरोड़ के उसको केस की तरफ मोड़ दिया गया। मुझे ये बताइए, और उसकी सेक्शन 2(1) कहती है कि ये इमीडिएटली इफेक्ट में आएगा, रेट्रोस्पेक्टिव पीछे नहीं जा सकता। तो मुझे ये बताइए कि अगस्त 2023 का अमेंडेड लॉ 2022 के मार्च अप्रैल के केसेस में कैसे चला गया? पहली बात, ये एक टेक्निकल एंड लीगल क्वेश्चन है। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर जो तब्दीलियाँ लाई गई इस लॉ के तहत, लॉ के अंदर 1923 वाले में, वो बड़ी खौफनाक है। मैं सब में तब्दीलियों के अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन उसमें चंद एक लफ्ज़ ऐड किए गए। ममनुआ इलाका, इसमें एक्चुअली ममनुआ इलाका नहीं होता, बल्कि इसमें मिलिट्री इंस्टॉलेशंस का ज़्यादातर जिक्र होता है। ममनुआ इलाका में आपको पता है कौन कौन से इलाके शामिल होते हैं, और उसमें जंग के साथ अमन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर दिया गया। पहले जंग था 1923 में, इसमें अमन भी शामिल कर दिया गया, और इसमें मिलिट्री इंस्टॉलेशन के साथ साथ बिल्डिंग और दफातर को भी शामिल कर दिया गया। ये मोटी मोटी अमेंडमेंट्स हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि केस को किधर ले जाया आइंदा के ले जाया जाएगा केसेस को। सदर साहब, सेक्शन 53A के तहत इसमें पनिशमेंट सुनाई गई, और सेक्शन 53A जो है वो PPC 34 के साथ जोड़ा गया, जो 1860 का और एक 1923 का कानून है। इस सेक्शन का इतलाक जासूसों, मुल्की राज को दुश्मन तक पहुँचाकर दूसरे मुल्कों को फ़ायदा पहुँचाकर मुल्की सलामती को ख़तरे में डालने की ये सेक्शन है, जिसकी सज़ा मौत या 14 साल है। इसमें इमरान खान साहब को मुल्की राज अफशां करने, उनको दूसरों तक पहुँचाने और जासूसी करने के सेक्शन उन पर लगा दी गई। ये बताइए, एक इल्ज़ाम ये भी है कि जनाब साइफर जो है वो गुम हो गया, और खान साहब ने कहा जी मुझसे साइफर गुम हो गया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने 13 साल पब्लिक सेक्टर में गुजारे हैं। इसका एक प्रोसीजर है, जब कोई डॉक्यूमेंट गुम होता है तो आप उस पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करते हैं। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करने के बाद उसके तहत FIR दर्ज करवाते हैं। FIR में पुलिस इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन करती है कि ये डॉक्यूमेंट्स अकाउंटेबल किधर गया। वो फिर रिकवर करना होता है कि यहाँ से रिकवर हुआ, क्या ये डॉक्यूमेंट फर्ज कर लेते हैं कि ये गुम हो गया, क्या ये ऐसी जगह से रिकवर हुआ जो कि एक अनऑथराइज जगह थी, तब ये केस बनता है। मिसप्लेस होना नेग्लिजेंस होती है, मिसप्लेस करना, और क्रिमिनल इंटेंट इसमें साबित नहीं है, क्योंकि ये साइफर किसी भी जगह से रिकवर नहीं हुआ। तो पहला केस तो ये यहीं पे ऑटोमेटिकली जो है ना मेरे हिसाब से ये ख़त्म हो जाता है। दूसरी मज़े की बात इसमें ये है कि ये जो स्टेटमेंट है सोहेल अहमद जो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स नंबर 18 पे, ये कहते हैं मुझे बुलाया गया 28 मार्च को बनीगाला में, और वहाँ पे पर्सनल सेक्रेटरी भी थे, SPM भी थे, फॉरेन मिनिस्टर थे और प्राइम मिनिस्टर थे।
اور مجھے کہا گیا کہ آپ یہ پڑھ کر سنائیں سائفر جو ہے، اور اس کو منٹ کیا گیا اس میٹنگ کو، اور اپنی سٹیٹمنٹ میں کہتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کاپی میں واپس ساتھ لے آیا اور میں نے اپنے ڈائریکٹر ایف ایس او کو دے دی۔ اب مجھے یہ کوئی بتا دے کہ یا تو اس کی کاؤنٹر جرا ہوتی تو ان سے پوچھا جاتا کہ جب آپ نے وہاں پہ اس کاپی کو پڑھا اور وہ آپ واپس لے کے آ گئے تو پھر یہ گم کیسے ہوگا؟ تو یہ ایک اس سٹیٹمنٹ کے اندر جو ہے میں نے جو دیکھا ہے اس کیس کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اس کے علاوہ جب یہ میٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ اسد مجید صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ بالکل ایسے ہی تھا کہ سائفر اصلی تھا، اس کے اندر وہی الفاظ استعمال کیے گئے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس پہ لفظ کانسپریسی استعمال نہیں کیا گیا۔ ڈپلومیٹک لینگویج میں کوئی لفظ کانسپریسی استعمال کرے گا، لیکن کیا گیا کہ اس خط کے جو مندرجات تھے اس کے ہو بہو اس کی پیروی کی گئی، خان صاحب کی حکومت کو ختم کیا گیا، اور یہ کہہ دینا کہ کیونکہ اس میں کانسپریسی نہیں تھی، لیکن پلاننگ جو اس کے اندر دی گئی تھی وہ پوری ایگزیکیوٹ ہو گئی، تو آپ اس کو اور کیا نام دے سکتے ہیں؟ اور اس میں صرف ایک ہی نکتہ ہے کہ جناب امریکہ کے ساتھ تعلقات کو خراب کر کے ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا گیا، اور کیونکہ امریکہ جو ہے مختلف فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو کور کرتا ہے، مجھے یہ بتائیے کیا امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کبھی بھی خراب نہیں ہوئے؟ ہمیشہ بالکل ایک جیسے رہے۔ خراب تو ملکوں کے حالات تعلقات ہوتے رہتے، تو یہ ٹوٹل بیسک جو ہے اس کا الزام